आज नेपाल में जेनजीज यानी 13 से 20 साल के स्कूल और कॉलेज के बच्चे काठमांडू की सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Online, a viral trend dubbed the Nepo Kids campaign is exploding. Gen Z is calling out the privileged children of powerful politicians, while everyday Nepalese struggle to survive. शायद से ये नेपाल के इतिहास का सबसे अनोखा आंदोलन होगा, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए इस प्रोटेस्ट ने कुछ ही दिनों में इतना वायलेंट मोड ले लिया है कि प्रोटेस्टर्स ने नेपाल की पार्लियामेंट बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर पीएम्स के घर सब कुछ जलाकर राख कर दिए। Visuals that we are showing to you on your TV screens, aerial shots of the Parliament building that was set on fire by the Gen Z protesters. Corruption! We are fighting against corruption! This is the motto of our protest, fighting against corruption! और सबसे शॉकिंग बात पता है, स्टूडेंट्स मिलकर देश के एक्स प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स को बीच रास्ते में पीट रहे हैं। सारे टॉप लीडर्स अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। इन छोटे छोटे स्टूडेंट्स के सामने नेपाल की सरकार तक घुटने टेक दिए। प्राइम मिनिस्टर से लेकर पूरा कैबिनेट रिजाइन कर चुका है। नेपाल के पीएम ओली तो देश ही छोड़कर निकल गए और आज नेपाल बिल्कुल लीडरलेस स्टेट है। ना पीएम ना कैबिनेट, सिर्फ एक बड़ा सा लीडरशिप का वैक्यूम। सो कैसे बस एक सोशल मीडिया बैन ने पूरे नेपाल के जेनजीज को इतना गुस्सा दिलाया कि उन्होंने सरकार गिरा दी। 4 सितंबर 2025 को केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, सब कुछ। गवर्नमेंट का कहना था कि ये प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है और फेक न्यूज और हेट स्पीच को फैलाते हैं। लेकिन असल में ये सोशल मीडिया बैन ऑफ कोर्स पूरी स्टोरी नहीं थी। असल में ये बस सिर्फ एक ट्रिगर था। इस बैन के पहले से ही नेपाल के सोशल मीडिया पर #NepoKid, #NepoBaby और #PoliticiansNepoBaby नेपाल जैसे हैशटैग्स वायरल हो रहे थे, जहां नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल की तस्वीरें और वीडियोस अलग अलग तरीके से फैल रही थी। डिजाइनर कपड़े, विदेशी छुट्टियां, महंगी गाड़ियां, सब कुछ। और दूसरी तरफ थी नेपाल के आम नौजवान की सच्चाई। 20% से ज्यादा की बेरोजगारी, हर रोज 2000 से ज्यादा यंग लोग देश छोड़कर विदेश में मजदूरी करने जा रहे हैं। एक तरफ स्ट्रगल और कम सैलरी वाली नौकरियां और दूसरी तरफ नेताओं के बच्चों की ऐशो आराम वाली जिंदगी। This is a daily scene here at Tribhuvan Airport in Kathmandu, Nepal. And each one of these people has a ticket to what they hope is a better life. But the deaths, they don't stop the departures. इसी जमीन आसमान के फर्क ने नेपाली नौजवानों के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। सोशल मीडिया पर आर टैक्सेस देयर लग्जरी और वी पे यू फ्लेक्स जैसे नारे वायरल होने लग गए। और इसीलिए जब सरकार ने अचानक से सोशल मीडिया बैन लगा दिया तो लोगों ने इसे नियम कानून की आड़ में अपनी आवाज दबाने और भ्रष्टाचार के सबूत को मिटाने की एक साफ साजिश समझी। और इसीलिए फिर 8 सितंबर को नेपाल का जेनजी यानी 1997 से 2012 में बॉर्न हुआ यूथ, जो नेपाल की 40% पॉपुलेशन है, काठमांडू के मैथी घर मंडाला में प्रोटेस्ट के लिए गैदर हुए। ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक लीडरलेस मूवमेंट था। स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स जमा हुए, कई तो यूनिफॉर्म्स में आए और इन सभी की सिर्फ 2 ही डिमांड्स थी, सोशल मीडिया बैन हटाओ और करप्शन खत्म करो। पर इसके बाद जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। जब प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट बिल्डिंग के पास पहुंचे तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीयर गैस, वाटर कैनन्स, रबर बुलेट्स और सबसे बुरा लाइव एम्यूनेशन का यूज किया। सिर्फ एक दिन में 19 यंग प्रोटेस्टर्स मार दिए गए और 300 प्लस इंजर्ड हुए। इस ब्रूटल क्रैकडाउन के बाद तो मानो जैसे आग लग गई। 9 सितंबर को प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर पीएम शेर बहादुर देउबा का घर, पुष्पा कमाल दहाल का रेजिडेंस, सब कुछ जला दिया। वीडियोस वायरल होने लगे जिसमें लोग पॉलिटिशियंस के घरों में घुसकर उन्हें मार रहे थे। देउबा और उनकी वाइफ फॉरेन मिनिस्टर आरजू राणा को प्रोटेस्टर्स ने बुरी तरह मॉब लिंच किया। प्रदर्शनकारियों ने घर पर मौजूद देउबा और उनकी पत्नी, जो कि नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा है, को बेरहमी से पीटा। हालत इतनी खराब हो गई कि पीएम ओली ने 9 सितंबर को ही रिजाइन कर दिया। होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने भी रिजाइन किया। टोटल 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया। करंट पीएम ओली को आर्मी हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करना पड़ गया। 11 सितंबर तक सिचुएशन ऐसी हो गई कि नेपाल आर्मी ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया। डेथ टोल 30 प्लस पहुंच गया। 1000 प्लस इंजर्ड है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद करना पड़ गया।
जेल से 900 प्लस प्रिजनर्स एस्केप हो गए। पूरे देश में अराजकता यानी केओस फैल चुका है। Protesters are appealing through social media to use fireworks and drones near Kathmandu airport in order to stop planes from flying. आज के तारीख में नेपाल में कंप्लीट पॉलिटिकल वैक्यूम है। ना कोई पीएम, ना स्टेबल गवर्नमेंट। नेपाल सिर्फ आर्मी कंट्रोल में है और देश का फ्यूचर बहुत ही अनसर्टन है। बट यू नो व्हाट, इस तरह का पॉलिटिकल टर्मल नेपाल में कोई पहली बार नहीं आया है। एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो नेपाल की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें काफी ट्विस्ट और टर्न्स है, इतने कि आज तक वहां पर 10 बार गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है और उससे भी ज्यादा बार बदला वहां का कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज तक 7 बार चेंज हो चुका है। और बिल्कुल हो सकता है कि इस बार इन प्रोटेस्ट के बाद एक बार फिर से चेंज हो, क्योंकि कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेपाल में ये प्रोटेस्ट CIA ने करवाए। बिकॉज इफ यू लुक एट इट, इन सारे बच्चों को, जिसमें से कई लोग तो स्कूल जाते थे, इन्हें एक साथ गैदर करना और एक वायलेंट मूवमेंट की तरफ लेकर जाना, ये काम आम जेनजीज के बस के बाहर का लगता है। Today I stand here with a dream of building a new Nepal. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. इसमें पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बू आती है। इसीलिए कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि CIA के इन्वॉल्वमेंट के पीछे प्रो USA गवर्नमेंट स्थापित करवाने का एजेंडा हो सकता है, क्योंकि नेपाल की करंट गवर्नमेंट, जैसे आपको पता है, बहुत ही ज्यादा प्रो चाइना थी। What's your agenda here with the Chinese counterpart? Main agenda is to contribute to strengthen our age-old friendly relationship between our two countries. इंटरनेशनल लेवल पर तो शक की सुई इंडिया पर भी जा रही है। अभी अप्रैल 2025 में ही उनकी रूलिंग पार्टी के सीनियर लीडर ने इंडिया पर नेपाल में प्रोटेस्ट करवाने का आरोप लगाया था। इनफैक्ट नेपाल के इतिहास को देखोगे तो वहां पर जितनी भी सरकारें आई है उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल था। इस स्क्रिप्ट के रिसर्च के दौरान ही मुझे ये पता चला कि इंडिया ने हमेशा नेपाल के पॉलिटिक्स में इंटरफियर किया ही है हिस्टोरिकली, और किस तरह से किया, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, इसे अच्छे से समझने के लिए हमें नेपाल के इतिहास से ही शुरुआत करनी हो कि कैसे हिस्टोरिकली नेपाल एक काफी डिस्टर्ब नेशन रहा है। देखो, आज सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 2008 के बाद से ही नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यानी कि वहां पर पीएम और प्रेसिडेंट को लोग चुनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में होता है। आज नेपाल में इन टोटल 13 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें से ये 10 पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिस्ट है। नेपाली कांग्रेस पार्टी ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ये एक राइट विंग हिंदू पार्टी है, और जनमत पार्टी ये कास्ट बेस्ड आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। पर आज नेपाल में सरकार इन 4 पार्टीज की कोएलिशन गवर्नमेंट है, जो सारे कम्युनिस्ट है, और यही वहां के इन प्रोटेस्ट के पीछे के कारण भी है। बट अब अगर हम 18वीं सदी या उससे भी पहले जाए तो तब नेपाल पर कई सारे हिंदू डायनेस्टीज का राज हुआ करता था। जैसे 12,000 साल पहले मिथिला किंगडम, जिसकी राजकुमारी सीता मां थी। फिर अगर हम 4th से 9th सेंचुरी तक की बात करें तो यहां पर लिच्छावी डायनेस्टी का राज हुआ करता था, जिसकी राजकुमारी जैनिज्म के फाउंडर वर्धमान महावीर जी की मां त्रिशाला थी। इसके बाद भी 18th सेंचुरी तक नेपाल में मल्ला डायनेस्टी और ऐसे कई सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज रूल किया करते थे। और फिर 1769 में नेपाल की डेमोग्राफी में एक माइलस्टोन चेंज आया। पृथ्वी नारायण शाह नाम के एक राजा ने पूरे नेपाल को यूनिफाई किया, यानी कि करीब वैसा बना दिया जैसे वो आज दिखता है, और शाह डायनेस्टी की वहां से शुरुआत हुई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आने वाले शाह रूलर्स काफी वीक निकले, जिस वजह से साल 1816 में जब 3rd एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ, तब इस जंग में नेपाल की काफी ह्यूमिलिएटिंग हार हुई। इस हार के बाद नेपाल को सिक्किम, कुमाऊं और गढ़वाल, इन रीजन्स को ब्रिटिश इंडिया को देना पड़ा, और नेपाल ब्रिटिशर्स का एक प्रोटेक्टरेट बन गया। मतलब उनके देश के फॉरेन अफेयर्स का डिसीजन अब ब्रिटिशर्स के हाथ आ गया। अब आपने काफी बार सुना होगा, इवन हमने भी इस पर एक वीडियो बनाया, कि ब्रिटिशर्स कभी भी नेपाल पर राज नहीं कर पाए। तो जानते हो उसके पीछे की वजह क्या थी? तो जब शाह राजा कमजोर हो गए, उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाया उनके राज्य के पीएम जंग बहादुर राणा ने। उन्होंने नेपाल का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, और तब से नेपाल में राणा डायनेस्टी की शुरुआत हो गई। अब इन राणा रूलर्स की ना सोच थोड़ी सी अलग थी। उन्होंने पावर में बने रहने के लिए
ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने तो अंग्रेजों के साथ एक डील तक साइन कर ली कि ब्रिटिशर्स नेपाल के फॉरेन अफेयर्स संभालना कंटिन्यू कर सकते हैं और राजा खुद नेपाली गुरखा सोल्जर्स को ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट होने के लिए सप्लाई करेंगे। अब ब्रिटिशर्स बहुत ही जल्दी समझ गए कि गुरखा सोल्जर्स उनके लिए बड़े काम के, क्योंकि 1857 इंडिया के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अफगान वॉर और दोनों वर्ल्ड वॉर्स में उन्होंने ब्रिटिशर्स की काफी मदद की थी। प्लस वो समय ब्रिटिशर्स डिफरेंट कॉलोनीज क्रिएट कर रहे थे, तो उन्हें मिलिट्री मसल की जरूरत थी और ये गुरखा सोल्जर्स वो परफेक्ट मिलिट्री मसल का काम करते हैं। और इसीलिए उन्होंने नेपाल को अपनी कॉलोनी बनाने के बदले राणा का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 1923 में उनसे एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करके नेपाल की सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया। अब इसी बीच साल 1947 में भारत आजाद हुआ और अंग्रेज देश छोड़कर चले गए। इस बीच 1948 में नेपाल का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसमें राणा रूलर्स ने खुद को ऑन पेपर नेपाल की सुप्रीम अथॉरिटी और पीएम डिक्लेयर कर दिया। पर ऑफ कोर्स आगे चलकर ये ज्यादा सालों तक टिकने नहीं वाले थे, क्योंकि नेपाल के रूलर्स के साथ नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत जल्द बदलने वाला था। सो इंडिया के क्विट इंडिया मूवमेंट से दो लोग केपी भट्टाराय और बीपी कोइराला काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। उन्होंने अपने देश में नेपाली कांग्रेस की स्थापना की और नेपाल में राणा रूल के अगेंस्ट ये दो बड़े प्रोटेस्ट छेड़ने लग गए। इन दोनों ही प्रोटेस्ट कहो या मूवमेंट्स कहो, में जनता ने साथ आकर बस एक ही डिमांड रखी, नेपाल को राणा राज से हमेशा के लिए आजाद कर दो और यहां पर डेमोक्रेसी की स्थापना करो। इंटरेस्टिंगली नेपाल में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के पीछे इंडिया का एक बहुत बड़ा हाथ था और यही वो दौर भी था जब इंडिया का नेपाल की पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस एकदम से बढ़ गया था। इंडिया ने 1950 में ही नेपाल से फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, जिसका क्लॉज 7 क्लियरली ये कहता है कि दोनों देशों के बॉर्डर्स एक दूसरे के लिए ओपन रहेंगे। उनके सिटीजन्स दोनों देशों में रहने से लेकर लैंड तक ओन कर सकते हैं, सब कुछ फ्रीली कर सकते हैं। और इसी फ्रेंडशिप के तहत इंडिया ने नेपाल में इंडियन आर्मी को भी तैनात कर दिया था। अब देखो बात कुछ ऐसी है ना, हमारे देश के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेपाल की स्टेबिलिटी और वहां पर एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट होना इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आज भी है, क्योंकि वरना चाइना जैसे कंट्रीज इसका फायदा भरपूर उठाएंगे। इसी बात को उस वक्त भी ध्यान में रखते हुए इंडिया ने नेपाल में प्रोटेस्ट लीड कर रहे नेपाली कांग्रेस, राणा रूलर्स और जो राणा से पहले शाह रूलर्स थे, उनके शाह रूलर त्रिभुवन को बुलाया और उन तीनों के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन करवाया, जिससे वहां के प्रोटेस्ट स्टॉप हो गए और वहां पर एक स्टेबिलिटी आ गई। इस एग्रीमेंट में बेसिकली दो मेजर चीजें डिसाइड हुई। पहला कि राणास का रूल नेपाल में खत्म हो जाएगा और दूसरा शाह रूलर्स के साथ मिलकर अब से इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, जिसमें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार ही नेपाल को रूल करेगी और इसके लिए नेपाल का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया। मतलब बेसिकली नेपाल ऑफिशियली एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, सेम जैसे आज ब्रिटेन का केस है। वहां पर राजा स्टेट हेड जरूर है, लेकिन सरकार को लोग ही इलेक्ट करते हैं जो एक्चुअली देश को चलाती है। बट इस केस में राजा के पास भी स्ट्रॉन्ग पावर्स थे नेपाल के केस में, जैसे नेपाल की मिलिट्री राजा के अंडर ही थी। सो नाउ एज इट वाज डिसाइडेड इन द एग्रीमेंट, नेपाल में इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, और नेपाली कांग्रेस पार्टी इलेक्शंस फाइनली जीत गई। अब 1951 के बाद कुछ सालों तक सब कुछ सही चल रहा था, अंटिल 1955 जब शाह राजा त्रिभुवन की अचानक डेथ हो गई और राजा महेंद्र ने गद्दी संभाली। अब इस नए शाह रूलर की कांग्रेस के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही थी और इसीलिए 1962 में वो नेपाल में नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए, जिसमें 3 मेजर एक्शंस थे। एक, राजा ने नेपाल को वापस से कंप्लीट मोनार्की बना दिया। दूसरा, नेपाल की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया। और तीसरा, नेपाल में पंचायत सिस्टम री इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब कि इलेक्शन सिर्फ लोकल लेवल पर ही अलाउ किए। अब क्योंकि इंडिया का नेपाली कांग्रेस को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसीलिए राजा प्रो चाइना और अल्टीमेटली प्रो पाकिस्तान बन गए और उनके दौर में तो उन्होंने इंडिया के साथ कई सारे धोखे किए, मेजर बीइंग इंडिया के साथ वेपन परचेज का एग्रीमेंट होते हुए भी उसका उल्लंघन करके चाइना से वेपन्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। दूसरा धोखा, इसी दौरान नेपाल में पहली बार चाइना ने काफी स्ट्रेटेजिक रोड, काठमांडू कोडारी रोड का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट करवा दिया। और तीसरा बड़ा धोखा ये कि क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर एक ओपन बॉर्डर हुआ करता था, तो पाकिस्तान ने विया नेपाल इंडिया में ड्रग स्मगलिंग
और टेररिज्म फैलाना भी शुरू कर दिया था, जो ऑफ कोर्स इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक काफी बड़ा थ्रेट हो गया था और इसीलिए इंडिया शांत बिल्कुल भी नहीं बैठने वाला था। इसी चीज को देखते हुए इंडिया ने एक्शन लिया, सीधे नेपाल पे ट्रेड एम्बार्गो यानी कि सैंक्शंस लगा दी। अब क्योंकि नेपाल का ट्रेड इंडिया पर हेवीली डिपेंडेंट था तो एकदम से उनकी इकोनॉमी क्रैश हो गई और इसका नतीजा यह हुआ कि इकोनॉमी क्रैश होते ही जनता सड़कों पर आ गई। नेपाल के सारे पार्टीज और लोगों ने मिलकर राजा के खिलाफ एक बार फिर से विद्रोह करना शुरू कर दिया, जो इतना बढ़ गया कि अंत में राजा को मानना ही पड़ा और फिर से 1990 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम को वापस से रिस्टोर कर लिया गया। एंड ऑब्वियसली इस बार भी इलेक्शंस में नेपाली कांग्रेस पार्टी जीत गई और नेपाल में फिर से शाह राजा और कांग्रेस का रूल एस्टैब्लिश हो गया। बट उसी दौरान नेपाल में कोलैटरल साइड इफेक्ट भी हो गया था, क्योंकि जब 1962 में शाह रूलर ने चाइना के साथ हाथ मिलाया था तो इसके बाद से नेपाल में कम्युनिज्म काफी हद तक बढ़ना शुरू हो चुका था और फिर एक पॉइंट पर यह इस लेवल तक बढ़ चुका था कि 1991 आते आते कांग्रेस के बाद नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी। अब यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि इस वजह से सिर्फ 4 सालों में नेपाल में 2 बार सरकारें चेंज हुई, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने एमपीज की हॉर्स ट्रेडिंग करके कांग्रेस की सरकार को गिरा दी और फिर हारी हुई कांग्रेस पार्टी ने 1996 में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जो कि एक हिंदू पार्टी थी, उसके साथ अलायंस बनाई और कम्युनिस्ट पार्टी को हराकर नेपाल में फिर से एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी। और अब क्योंकि कम्युनिस्ट लीगली इलेक्ट होकर पावर में नहीं आ पा रहे थे तो उन्होंने एक अलग तरीका अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट को चैलेंज करके उनके आगे अपने 40 पॉइंट्स की एक डिमांड रख दी, जिसमें मेजर 3 डिमांड्स थी। नंबर 1, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सबको खुलकर अपने विचार रखने का हक दो। नंबर 2, 200 साल पुरानी मोनार्की को खत्म करो। और नंबर 3, कास्ट, जेंडर और नेशनैलिटी के बेसिस पर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को रोको। बेसिकली कम्युनिस्ट जनरली रिलीजन में विश्वास नहीं रखते, तो उन्हें हिंदू धर्म नहीं चाहिए था और मोनार्की खत्म करके वो नेपाल को एक सेक्युलर स्टेट बनाना चाहते थे, पर गवर्नमेंट ने इनकी सारी डिमांड्स को खारिज कर दिया। अब ये नेपाल के इतिहास का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद माओइस्ट ने सरकार के अगेंस्ट 13 फरवरी 1996 को पीपल्स वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसमें उन्होंने डायरेक्टली पुलिस स्टेशंस पर हथियारों के साथ अटैक करना शुरू कर दिया। और बस यहीं से नेपाल में माओइस्ट इंसर्जेंसी की शुरुआत हो गई, क्योंकि इतनी सक्सेसफुल रही कि अगले 9 सालों में इन माओइस्ट ने नेपाल के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से 22 डिस्ट्रिक्ट्स पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ला दिए। इस 9 सालों तक चलने वाली इंसर्जेंसी में 17,000 लोगों की मौत हुई और कई हजार लोग घायल हुए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन आज के तारीख में खुद करंट नेपाली पीएम ने ली है, जो कि एक डिक्लेयर्ड कम्युनिस्ट है। पर इसी बीच 2005 में इसी सिचुएशन को देखकर शाह राजा अपॉर्चुनिस्टिक हो गए। उन्होंने इंसर्जेंसी को रोकने के नाम पर देश में इमरजेंसी लागू करवा दी और इसके कुछ टाइम में ही यह डिक्लेयर कर दिया कि अब से नेपाल में फिर से एक बार मोनार्की का रूल होगा, डेमोक्रेसी वापस बंद हो जाए। अब इस प्रोक्लेमेशन के बाद फिर 2006 में पूरे नेपाल में राजा के खिलाफ एक बार फिर से काफी खतरनाक प्रोटेस्ट होने लग गए। उन प्रोटेस्टर्स की वापस से यही डिमांड थी कि मोनार्की को हटाओ और नेपाल में वापस से डेमोक्रेसी लाओ। एंड अगेन नेपाल में एक बार फिर से प्रोटेस्ट देखकर पिक्चर में एंट्री होती है इंडिया की। भारत ने फिर से राजा, माओइस्ट और रूलिंग पार्टी तीनों को एक टेबल पर बिठाया और उनसे कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट 2006 साइन करवाया। बेसिकली सीपीए के अकॉर्डिंग 3 चीजें हुई, मोनार्की खत्म हो गया और कंप्लीट डेमोक्रेसी स्थापित कर दी गई। नेपाल के लिए फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जिसमें नेपाल एक सेक्युलर देश बन गया। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद जो भी इलेक्शंस हुए उसमें फॉर सम रीजन नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2008 के बाद से नेपाल का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब से ये डेमोक्रेसी आई उनके यहाँ पर 10 बार सरकार बदली है। एक भी गवर्नमेंट वहां पर अपने 5 साल का पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाई है। आज वहां ऐसी सिचुएशन है कि हर पार्टी, चाहे ऑपोजिशन हो या रूलिंग, सब पावर के पीछे किसी के साथ अलायंस बनाते फिरते हैं और सिर्फ पावर में रहने की कोशिश करते हैं। यही इनकी स्ट्रगल हो गई है। वहां पर इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि आज तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन 7 बार चेंज हो चुका है।
और फिर ऐसे पॉलिटिकली अनस्टेबल क्लाइमेट की वजह से दुनिया भर के प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे नेपाल में करप्शन भी काफी बढ़ चुका है, इस हद तक कि एक प्रोमिनेंट नेपाली न्यूज आउटलेट के हिसाब से नेपाल में यह कॉमन परसेप्शन हो चुका है कि सरकार, देश की सिक्योरिटी एजेंसी से लेकर जुडिशरी तक सब के सब करप्टेड है। खुद काठमांडू यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में पता चला कि यार छोटे से बड़े काम करने के लिए वहां पर ब्राइब देना पड़ता है, घूसखोरी करनी पड़ती है, इंक्लूडिंग कोर्ट्स में भी। इनफैक्ट हाल ही में नेपाल के कई बड़े स्कैम्स सामने आए जिसमें खुद नेपाल की गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। जैसे 2019 में एक स्कैम पकड़ा गया जिसमें कुछ लैंड ब्रोकर्स, लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट लैंड को ही सीक्रेटली सस्ते रेट्स में बेच दिया था। 2020 में उनके मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन का एक ऑडियो टेप वायरल होता है जिसमें वो सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट अलॉट करने के बदले 70 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। और फिर 2022 में तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर पर ही एलिगेशंस लग गए कि उन्होंने बजट सेशन के सिर्फ एक ही दिन पहले किसी 2 लोगों के कहने पर पूरे देश के इनकम टैक्स रेट्स को चेंज करवा दिया था। कैन यू बिलीव दिस? सिर्फ 2 लोगों के कहने पर पूरे देश का इनकम टैक्स डिसाइड हो रहा है। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात इसमें यह है कि किसी भी मिनिस्टर को इन केसेस में कोई भी सजा नहीं मिली, उनके खिलाफ सारे एविडेंसेस होने के बावजूद भी। आज नेपाल में मौजूद इस रैम्पेंट करप्शन और मिसमैनेजमेंट का नतीजा यह है कि नेपाल की इकोनॉमी डूब रही है। जब से नेपाल में मोनार्की हटी है, उनका जीडीपी नीचे ही गिरते जा रहा है। देश हैवी ट्रेड डेफिसिट में है, यानी कि पहले अगर नेपाल 1 रुपए की चीजें बेचता था और 2 रुपए की चीजें इंपोर्ट करता था, तो आज नेपाल की हालत कुछ ऐसी है कि अगर वो 1 रुपए की चीज को बेचता है तो वो 12 रुपए की चीजों को इंपोर्ट करता है। मतलब उनका ट्रेड डेफिसिट अराउंड 13 फोल्ड्स बढ़ चुका है, जिससे उनके फॉरेन रिजर्व्स काफी ज्यादा तेजी से खत्म हो रहे हैं। नेपाल में इन्फ्लेशन रेट भी 2% से 7.7% हो गया। मतलब वहां पर इन्फ्लेशन 4 गुना बढ़ चुका है और आज नेपाल में 4.6 मिलियन लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अब वहां की जनता का यह कहना है कि इससे अच्छी व्यवस्था तो हमारे राजा के राज में ही थी। डेमोक्रेसी में तो उल्टा वहां पर करप्शन और इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन जितना हमने नेपाल की हिस्ट्री को एनालाइज करके समझा, यस, इंडिया ने कई बार नेपाल की गवर्नमेंट, उसके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट दिखाया है और उन्हें फंड भी किया है। लेकिन अब तक जो भी ट्रेंड रहा है वो इसीलिए रहा है कि इंडिया हमेशा नेपाल में एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहता है। इंडिया हमेशा नेपाल में एक ऐसी सरकार रखना चाहता है जो कि इंडिया के ही फेवर में हो। और यही सेम स्ट्रैटेजी सालों से कांग्रेस सरकार भी करती आई है। बस सिर्फ इस बार के प्रोटेस्ट के पीछे इंडिया का हाथ है कि नहीं, ये प्रूफ कर पाना तो एक्सट्रीमली मुश्किल है। बट इस वीडियो के जरिए मेरा मोटिव बस आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव देना था। बिकॉज जैसे आपको पता है, इस चैनल पर जितना हो सके हम रैशनल पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इवन चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी यही लिखा है कि किसी भी राष्ट्र के पड़ोस में एक स्टेबल और फ्रेंडली गवर्नमेंट होना उस देश के लिए बहुत जरूरी है। बट यहां पर आई नो आप लोग के बहुत ही डाइवर्स ओपिनियंस होंगे। कोई सोच रहा होगा कि ये सही हो रहा है, कोई सोच रहा होगा कि ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। सो आई वुड लव टू नो योर ओपिनियंस एज वेल, जो कि नीचे कमेंट्स में आप मेंशन करना ताकि मैं उन्हें रीड कर सकूं। विद दैट सेड, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।